राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने दीवानी न्यायालयों के वर्ग के विषय में पढ़ा था। आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 के विषय में पढ़ेंगे। धारा 9 सिविल प्रक्रिया संहिता में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत न्यायालयों की अधिकारिता तथा सिविल प्रकृति का वाद किसे कहते हैं के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। धारा 9 के अनुसार जब तक कि वर्जित न हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। तो जब तक कि वर्जित न हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। न्यायालयों को उन वादों के सिवाय जिनका उनके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण करने की अधिकारिता होगी। तो धारा 9 के अनुसार न्यायालय को उन वादों के सिवाय जिनका उनके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादों का विचारण करने की अधिकारिता होगी। तो धारा 9 के अनुसार सिविल न्यायालय को सभी सिविल प्रकृति के वादों की विचारण करने की अधिकारिता होगी, सिवाय उन वादों के जिनका संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित किया गया है, उनको सुनवाई करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को नहीं होगी। धारा 9 के में 2 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। प्रथम स्पष्टीकरण में सिविल प्रकृति का वाद क्या होता है को समझाया गया है। तो प्रथम स्पष्टीकरण के अनुसार वह वाद जिसमें संपत्ति संबंधित या पद संबंधित अधिकार प्रतिवादित हो, कंटेस्टेड हो। तो वह वाद जिसमें संपत्ति संबंधित या पद संबंधित अधिकार प्रतिवादित हो, उस वाद को सिविल प्रकृति का वाद कहते हैं। तो वह वाद जिसमें संपत्ति संबंधित या पद संबंधित अधिकार प्रतिवादित है, वह वाद सिविल प्रकृति का वाद कहलाता है। इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अधिकार धार्मिक कृत्यों या कर्मों संबंधित प्रश्नों के विनिश्चय पर पूर्ण रूप से अवलंबित है, सिविल प्रकृति का वाद है। दूसरा स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजन के लिए ये बात तात्विक नहीं है कि स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट पद के लिए कोई फीस है या नहीं, अथवा ऐसा पद किसी विशिष्ट स्थान से जुड़ा हुआ है या नहीं। तो स्पष्टीकरण फर्स्ट में जो पद की बात की गई है, उस पद के लिए आवश्यक नहीं है कि वह उसके साथ किसी फीस अथवा वह पद किसी विशिष्ट स्थान से जुड़ा है या नहीं। तो धारा 9 के प्रथम स्पष्टीकरण के अनुसार सिविल प्रकृति का वाद उस वाद को कहते हैं जिसमें संपत्ति संबंधित या पद संबंधित अधिकार प्रतिवादित हो, कंटेस्टेड हो। इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अधिकार धार्मिक कृत्यों या कर्मों संबंधित प्रश्नों के विनिश्चय पर पूर्ण रूप से अवलंबित है, वह सिविल प्रकृति का वाद कहलाएगा। यदि पद धार्मिक हो और उससे संबंधित विवाद प्रतिवादित हो, यदि पद धार्मिक हो और उससे संबंधित विवाद प्रतिवादित हो, तो भी वाद दीवानी प्रकृति का कहलाएगा। दीवानी प्रकृति के सभी वाद का विचारण सिविल न्यायालय कर सकेंगे, सिवाय उन वादों के जिनका उनके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से वर्जित किया गया है, उन वादों का विचारण सिविल न्यायालय नहीं कर सकते हैं। इस धारा के उपबंध प्रत्येक उस वाद में लागू होंगे या उपलब्ध होंगे जहाँ विवाद की विशेषता यह है कि वह एक व्यक्ति के अधिकार को प्रभावित करती है, जो न केवल सिविल वाद है अपितु सिविल प्रकृति का है। तो धारा 9 के स्पष्टीकरण एक ही भाषा से स्पष्ट है कि अगर किसी वाद में मुख्य प्रश्न एकमात्र विचारणीय प्रश्न जाति संबंधित या धार्मिक कृत्यों या कर्मों से संबंधित है, तो वह वाद दीवानी प्रकृति का वाद नहीं कहलाएगा। धारा 9 के प्रथम स्पष्टीकरण के अनुसार यदि
वाद में मुख्य प्रश्न एकमात्र विचारणीय प्रश्न जाति संबंधित या धार्मिक कृत्यों या कर्मों से संबंधित है तो वाद दीवानी प्रकृति का वाद नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें जो प्रश्न विवादित है वह नागरिकों के अधिकारों से संबंधित न होकर उनके सामाजिक प्रश्नों से संबंधित है। अतः निष्कर्ष रूप हम ये कह सकते हैं कि जिस वाद में मुख्य विचारणीय प्रश्न दीवानी अधिकारों से संबंधित है, जिस वाद में मुख्य विचारणीय प्रश्न दीवानी अधिकारों से संबंधित है वह वाद दीवानी प्रकृति का वाद कहलाएगा। अगर मुख्य विचारणीय प्रश्न पर निर्णय देने से पहले गौण विचारणीय प्रश्न जो जातिगत या धार्मिक कृत्यों या कर्मों से संबंधित है पर विचार करना और निर्णय देना आवश्यक है तो ऐसा होने से वाद की प्रकृति में परिवर्तन नहीं होगा और वह वाद दीवानी प्रकृति का वाद ही कहलाएगा। अगर किसी वाद में मुख्य विचारणीय प्रश्न जातिगत है तो वाद दीवानी वाद नहीं कहलाएगा। अगर किसी वाद में मुख्य विचारणीय प्रश्न जातिगत है तो वाद दीवानी वाद नहीं कहलाएगा। अगर किसी व्यक्ति को जातिगत नियमों को तोड़ने के परिणाम स्वरूप किसी जातिगत उत्सव जैसे विवाह से, जाति भोज या खान पान आदि से वंचित किया जाता है तो उससे उस व्यक्ति के किसी विधिक अधिकार का हनन नहीं होता है, अतः वह इसके लिए दीवानी वाद संसिद्ध नहीं कर सकता। परंतु यदि किसी व्यक्ति को जाति से ही निकाल दिया जाता है तो वह उसके विधिक अधिकार का हनन होगा। यदि किसी व्यक्ति को जाति से ही निकाल दिया जाता है तो उसके विधिक अधिकार का हनन होगा और वह दीवानी वाद इसके लिए संसिद्ध कर सकता है। तो अगर हम इस दीवानी प्रकृति के वाद को इस तरह भी समझ सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिए वह दीवानी वाद संसिद्ध करके अपने अधिकारों को लागू करवा सकता है। वह वाद जिसमें मुख्य विचारणीय प्रश्न धार्मिक कृत्यों या कर्मों से संबंधित है वह वाद दीवानी वाद नहीं कहलाएगा। यदि वाद में मुख्य विचारणीय प्रश्न धार्मिक कृत्यों या कर्मों से संबंधित है तो वह दीवानी प्रकृति वाद नहीं होगा। उदाहरण के लिए एक स्वामी या मठाधीश का ये दावा कि उन्हें विशेष उत्सव पर सार्वजनिक सड़क पर पालकी में ले जाया जाए, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो स्वामी या मठाधीश द्वारा पालकी में ले जाए जाने के लिए वाद संसिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें विचारणीय प्रश्न का संबंध स्वामी की गरिमा या सम्मान से जुड़ा हुआ है, उसके विधिक अधिकार से नहीं है। अतः उसके किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ, इसलिए वह दीवानी वाद संसिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसका गरिमा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए उसके कोई विधिक अधिकार का हनन नहीं होने के कारण वह दीवानी वाद संसिद्ध नहीं कर सकता। पूजा करने का अधिकार। पूजा करने का अधिकार एक दीवानी अधिकार है। यदि पूजा करने के अधिकार को स्थापित करने के लिए कोई वाद लाया जा सकता है तो पूजा करने का अधिकार एक दीवानी अधिकार है। यदि इस अधिकार में कोई व्यक्ति बाधा पहुंचाता है तो इसके लिए वाद संसिद्ध किया जा सकता है। इसी प्रकार धार्मिक या अन्य प्रकार का जुलूस निकालने का अधिकार। तो धार्मिक या अन्य प्रकार का जुलूस निकालने का अधिकार भी एक दीवानी अधिकार है और इस अधिकार को लागू करने के लिए दीवानी न्यायालय में वाद संसिद्ध किया जा सकता है। मृतक को दफनाने का अधिकार। यदि मृतक को दफनाने के अधिकार में कोई हस्तक्षेप किया जाता है या बाधा पहुंचाई जाती है तो वह उस हस्तक्षेप को रोकने के लिए दीवानी वाद संसिद्ध कर सकता है। अतः मृतक को दफनाने का अधिकार एक दीवानी अधिकार है। किसी व्यक्ति का संचालक या चेयरमैन की हैसियत से संबंधित अधिकार। किसी भी व्यक्ति का संचालक या चेयरमैन की हैसियत से संबंधित अधिकार को दीवानी अधिकार माना गया है और यदि कोई इसमें हस्तक्षेप करता है तो वह वाद संसिद्ध कर सकता है। मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार भी दीवानी अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति के मत देने के अधिकार का हनन किसी के द्वारा किया जाता है तो वह दीवानी वाद ला सकता है। इसी प्रकार विशिष्ट अनुतोष का अधिकार, दीवानी अपराध के लिए क्षतिपूर्ति का अधिकार, परिसंविदा के भंग पर क्षतिपूर्ति का अधिकार भी दीवानी अधिकार ही है और इसके लिए वह दीवानी वाद संसिद्ध कर सकता है। विवाह विच्छेद संबंधित वाद एक दीवानी वाद है।
विवाह विशेष संबंधित वाद भी दीवानी वाद है, जिसमें पक्षकारों के संपत्ति संबंधी अधिकार या पद संबंधी अधिकार विवादित है, या जिसमें प्रतिवादी के किसी कार्य द्वारा वादी की विधिक हैसियत इन्वॉल्व है या प्रभावित है, तो वह दीवानी वाद ही कहलाएगा। पद के लिए वाद, तो पद संबंधित अधिकार एक दीवानी प्रति का अधिकार है। पद संबंधित अधिकार एक दीवानी प्रति का अधिकार है, परंतु यहाँ ध्यान देने की बात है कि केवल उन पदों से संबंधित अधिकार जिनके साथ प्रथा या परंपरा के अनुसार कुछ कर्तव्य जुड़े हुए हों। उन पदों से संबंधित अधिकार जिसके साथ प्रथा या परंपरा के अनुसार कुछ कर्तव्य जुड़े हुए दीवानी प्रकृति के होंगे। जिन पदों के साथ ऐसे कर्तव्य या ड्यूटीज नहीं जुड़े हैं, उनसे संबंधित अधिकार दीवानी प्रकृति के नहीं होंगे। जिन कर्तव्यों के साथ जिन पदों के साथ कर्तव्य नहीं जुड़े होते हैं, उनसे संबंधित अधिकार दीवानी प्रकृति के नहीं कहलाएंगे और उसके लिए दीवानी वाद संसिद्ध नहीं किया जा सकता। संविदा के अंतर्गत अधिकार के परिवर्तन संबंधित वाद। एक संविदा में कई प्रकार के अधिकार उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे संविदा के पालन करने संबंधित अधिकार, संविदा के अंतर्गत लेखा जोखा लेने तथा बकाये का अधिकार, संपत्ति या पैसा वापस पाने का अधिकार, अभिदाय पाने का अधिकार आदि सब दीवानी अधिकार है और इसके लिए वाद संसिद्ध किया जा सकता है। ऐसे ही भाटक के लिए वाद, घोषणात्मक डिक्री के लिए वाद, जन्म तिथि में सुधार संबंधित वादों को भी दीवानी प्रकृति का वाद माना गया है और इसके लिए दीवानी न्यायालय में वाद संसिद्ध किया जा सकता है। सामान्यतः उन वादों को दीवानी प्रकृति का वाद नहीं माना जाता है जिनमें मुख्य विचारणीय प्रश्न दीवानी या विधिक अधिकार से संबंधित नहीं है। तो सामान्यतः उन वादों को दीवानी प्रकृति का वाद नहीं माना गया है जिनमें मुख्य विचारणीय प्रश्न दीवानी या विधिक अधिकार से संबंधित नहीं है। वे अधिकार जो किसी व्यक्ति में नागरिक की हैसियत से विहित नहीं है, अपितु एक संस्था या समुदाय के सदस्य के रूप में विहित है, सामान्यतः दीवानी अधिकार नहीं माने गए हैं। जातिगत प्रश्नों से संबंधित वाद, जातिगत प्रश्नों से संबंधित वाद को दीवानी वाद नहीं माना गया है। धार्मिक कृत्यों या कर्मों से संबंधित वाद, जिसमें मुख्य विचारणीय प्रश्न अगर धार्मिक कृत्यों या कर्मों से संबंधित वाद हो तो वह दीवानी प्रकृति का वाद नहीं कहलाएगा। किसी पद के साथ जुड़ी हुई गरिमा की रक्षा के लिए वाद, यदि किसी पद के साथ जुड़ी हुई गरिमा की रक्षा के लिए वाद दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है, तो किसी पद के साथ जुड़ी हुई गरिमा की रक्षा के लिए कोई वाद दीवानी प्रकृति का वाद नहीं कहलाता, क्योंकि ऐसे वाद में जिस बात का दावा किया जाता है वह पद के साथ लगी हुई गरिमा के लिए, न कि किसी दीवानी अधिकार के परिवर्तन के लिए है। गोपनीयता के अधिकार से संबंधित वाद दीवानी प्रकृति का वाद नहीं कहलाता है। स्वेच्छा से किए गए भुगतान से संबंधित वाद, यदि स्वेच्छा से किए गए भुगतान जो किसी समझौते या व्यवस्था पत्र पर आधारित नहीं है कि वापस पाने के लिए भी वाद दीवानी न्यायालय ग्रहण नहीं कर सकते। अतः सामान्यतः उन वादों को दीवानी प्रकृति का वाद नहीं माना गया है जिसमें मुख्य विचारणीय प्रश्न दीवानी या विधिक अधिकार से संबंधित नहीं है, और जिनमें मुख्य विचारणीय प्रश्न दीवानी है या जिनसे किसी विधिक अधिकार या विधिक अधिकार से संबंधित है, उन वादों को दीवानी वाद माना गया है। तो धारा 9 में ये प्रावधान किया गया है कि दीवानी न्यायालय उन सभी वादों का विचारण कर सकेंगे जो दीवानी प्रकृति के, सिवाय उन वादों के जो अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से वर्जित है। तो अब अभिव्यक्त रूप से वर्जित वाद किसे कहेंगे? तो अभिव्यक्त रूप से वर्जित वाद उस वाद को कहेंगे जो किसी अधिनियम या कानून के नियम में स्पष्ट रूप से व्यवस्था करके दीवानी न्यायालय द्वारा किसी वाद के संज्ञान को वर्जित कर दिया गया है। तो अभिव्यक्त रूप से वर्जित वाद उसको कहेंगे जिसमें किसी अधिनियम या कानून में नियम में ये स्पष्ट रूप से व्यवस्था करके दीवानी न्यायालय द्वारा किसी वाद के संज्ञान को वर्जित किया गया है। यदि किसी अधिनियम द्वारा या किसी नियम द्वारा, किसी अधिनियम या नियम द्वारा यदि किसी वाद की सुनवाई का संज्ञान को वर्जित कर दिया गया है तो उसका संज्ञान या उसका विचारण दीवानी न्यायालय नहीं कर सकता। जैसे विशिष्ट कानून द्वारा विचारणीय विषय से संबंधित वाद, अगर किसी विशिष्ट कानून के प्रावधान के फलस्वरूप
दीवानी न्यायालयों की अधिकारिता वर्जित की गई है, तो ऐसे विषयों से संबंधित वाद का विचारण ऐसे न्यायालय नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए विभिन्न राज्य सरकार द्वारा पारित राजस्व या लगान संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत विभिन्न राजस्व संबंधित विषयों पर लगान या मालगुजारी या कास्ट पर निर्णय का अधिकार राजस्व न्यायालय को दिया गया है, न कि दीवानी न्यायालय को। अतः कास्ट के संबंध में या किसी लगान के संबंध में या राजस्व के संबंध में वादों का संज्ञान दीवानी न्यायालय नहीं कर सकता, केवल राजस्व न्यायालय ही कर सकता है। इसी प्रकार भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 की उपधारा 2 से संबंधित वाद दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है, अतः उन वादों का विचारण दीवानी न्यायालय नहीं कर सकता। अगर किसी मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133, 136, 137 और 142 के अंतर्गत कोई आदेश पारित किया गया है, तो ऐसे विषयों में दीवानी न्यायालय की अधिकारिता वर्जित है। ऐसे मामलों का विचारण दीवानी न्यायालय नहीं कर सकता। इसी प्रकार यदि कोई विवाद औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 की उपधारा 6 और 17 की परिधि में आता है या औद्योगिक विवाद है, तो वहाँ सिविल न्यायालय की अधिकारिता विकसित रूप से वर्जित है। उन वादों का विचारण सिविल न्यायालय नहीं कर सकता। किसी विशिष्ट न्यायाधिकरण द्वारा विचारणीय विषयों के संबंध में भी सिविल न्यायालय वादों का विचार नहीं कर सकता। जहाँ किन्हीं विषयों पर निर्णय के लिए विशिष्ट अधिकरणों की स्थापना की गई है, वहाँ उन विषयों पर निर्णय करने का एकमात्र अधिकार उस अधिकरण को ही है। दीवानी न्यायालय को उसका क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। जैसे वे सभी मामले जो वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूतिकरण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन संबंधित अधिनियम 2002 के अंतर्गत ऋण वसूली अधिकरण या अपीली अधिकरण की अधिकारिता में आते हैं, सिविल न्यायालय की अधिकारिता नहीं है। ऐसे मामलों का सिविल न्यायालय नहीं सुन सकता। अब आती है विवक्षित रूप से वर्जित वाद। अगर कोई वाद विवक्षित रूप से भी वर्जित है, तो उनकी सुनवाई करने का अधिकार दीवानी न्यायालय को नहीं है। तो दीवानी वाद विवक्षित रूप से दो आधारों पर वर्जित होते हैं। दीवानी वाद विवक्षित रूप से दो आधारों पर वर्जित होते हैं। प्रथम आधार विधि के सामान्य सिद्धांत के आधार पर, जो दूसरा आधार है वह है लोक नीति के आधार पर। तो विधि के सामान्य सिद्धांत के आधार पर वर्जित वाद किसे कहेंगे? इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी दीवानी न्यायालय को राजकार्य एक्ट्स ऑफ स्टेट से संबंधित वाद के ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। तो राजकार्य से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जो राज्य के द्वारा उसकी प्रभुत्व संपन्न हैसियत के अंतर्गत किया जाता है। तो राजकार्य संबंधित वाद को ग्रहण करने का अधिकार दीवानी न्यायालय को नहीं है। इसी प्रकार लोक नीति के आधार पर वर्जित वाद, यदि कोई वाद लोक नीति के आधार पर वर्जित किया गया है, तो उसको सुनवाई करने का अधिकार भी दीवानी न्यायालय को नहीं है। इसी प्रकार राजनीतिक प्रश्न से संबंधित वाद दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उनको सुनवाई करने का अधिकार दीवानी न्यायालय को नहीं है। अतः दीवानी न्यायालय केवल दीवानी वाद को ही का विचारण कर सकता है। और दीवानी वाद किसे कहते हैं, इसका उल्लेख धारा 9 के प्रथम स्पष्टीकरण में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पद व अधिकार जो पद या संपत्ति संबंधित वह वाद जिसमें पद या संपत्ति से संबंधित अधिकार विवादित हो, उस वाद को दीवानी प्रकृति का वाद कहते हैं। या वह वाद जिसमें मुख्य प्रश्न क्या हो, दीवानी संबंधित हो या विधिक अधिकार से संबंधित हो, उस वाद को दीवानी वाद कहते हैं। थैंक यू।